इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इवेंट्स को एनालाइज करके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि कोई भी ताकतवर देश हर वो काम कर सकता है जिसको वो जस्टिफाई कर सकता है। चाइना के लिए ये बात हम खासकर कहना चाहेंगे। अक्साई चिन 1930 के आसपास के नक्शों को अगर आप देखो, मैप्स को ऑफ जिंगजियांग रीजन, तो अक्साई चिन पार्ट था ही नहीं चाइना का। अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करें, यानी कि जहां पर जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पर जो रूलर्स थे, डोगरा किंग्स थे, तो उनके साथ जब ब्रिटिशर्स की अलायंसेस थी, जो सेटलमेंट थे, तो उसमें मैथ्स में पता लगता है कि एक्चुअली जो डोगरास थे दे वर कलेक्टिंग रेवेन्यूज फ्रॉम दिस होल लद्दाख, एंड लद्दाख में हमें प्रूफ मिलते हैं कि यस अक्साई चिन, देयर आर डॉक्यूमेंट दैट अक्साई चिन वाज पार्ट ऑफ लद्दाख। लेकिन फिर चाइना को भाग कैसे बन पाया? व्हाट इज द बेसिस? और अगर ये लीगल है तो फिर ये कैसे संभव है? क्योंकि ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर में कोई लीगल इलीगल कुछ ऐसा होता ही नहीं है। इसी को हम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। आज की इस डिस्कशन में हमें एनालाइज करना है कि जब इशू की बात आती है तो अक्साई चिन के साथ भी इशू है हमारा। अक्साई चिन वाले एरिया पर और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पर भी चाइना एक्चुअली इशू क्रिएट करता रहता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि अक्साई चिन रीजन में, जिसको हैशटैग अक्साई हिंद, वहां पर डेलिबरेटली हम ज्यादा इंकर्शंस देखते हैं, यानी कि ज्यादा गतिविधि अक्साई चिन में ही क्यों है? क्या इसके पीछे कोई पैटर्न है? तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसका काम थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम एनालाइज कर सकें कि कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं, कब ऐसा होता है कि हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि अब चाइना हमला करने वाला है, अब चाइना अपनी फोर्सेस को आगे बढ़ाने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, ये चीजें रैंडम नहीं होती। देयर इज अ पैटर्न हियर। कारण है, पता है कि चाइना में अगर ये चल रहा होगा तो इसका मतलब है अब बॉर्डर पर कुछ होने वाला है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चल रहा होगा तो अब बॉर्डर पर कुछ होने वाला है। तो ऐसा ही कुछ एनालिसिस आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं थ्रू दिस गेम थियरी। मैं इसको भी आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूं। सबसे पहले कुछ हेडलाइन देख लीजिए। चाइनीज इंकर्शंस इन इंडिया स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड। ये स्टडी बता रही है स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड है, रैंडम नहीं है ये। चाइना इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश परमानेंट कंट्रोल ओवर अक्साई चिन। गेम थियरी एनालिसिस से ऐसा पता लगता है। एक सेइंग है चाइना के रेस्पेक्ट में, कीप द पॉट बॉइलिंग, यानी कि पॉट को ना बॉयल करके रखो। मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि चाइना कुछ गर्मी बनाकर रखना चाहता है और उसके एवज में कुछ छोटा पीस ऑफ लैंड ले लेता है। चाइना बियॉन्ड एक्चुअली पॉट को बॉयल नहीं करता, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो उफन जाएगा भाई, वो ओवर हो जाएगा। और ओवर होने का मतलब पता है क्या है? ये एनालिसिस कहता है उसका मतलब है कि फिर इंडिया को काउंटर अटैक करना होगा। चाइना की स्ट्रेटजी ऐसे रही है कि वो छोटे पीस को लेगा, पॉट को बॉयल रखेगा, फिर छोटे पीस को लेगा, पॉट को बॉयल रखेगा, और फिर हम देखते देखते हैं कि भाई एक बड़ा एरिया जो है वो चाइना ने कब्जा लिया है। सेम इसी तरीके से अक्साई चिन के साथ हुआ। अब जरा जानते हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा लद्दाख है, लेकिन इस एरिया को जिसको अक्साई चिन, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आज चाइना के ऑक्यूपेशन में है। ये एरिया भारतीय क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये कुछ ऐसा है कि जैसे जितना भूटान है ना, लगभग इतना है। तो एक बहुत बड़ा एरिया है ये, राइट। 1962 की जंग, एक्चुअली 1950 तक चाइना को इस एरिया से कोई दिक्कत थी नहीं। ये एरिया भारत का ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1952 के बाद, 1952 के बाद हम देखते हैं कि चाइना को प्रॉब्लम होने लगती है और चाइना वहां पर एक रोड निकालता है, नेशनल हाईवे जिसको हम कहते हैं 219। क्यों निकालता है अभी हम जानेंगे। और 1962 में तो ये पूरा एरिया ही वो कब्जा लेता है। तो देखिए, नो क्लेम्स वर देयर, राइट। और उसके बाद ये अक्साई चिन के इस एरिया को अलग कर देता है। ये देखिए, ये शक्सकम वैली है, ये लद्दाख है। अब देखिए ये एरिया, ये अक्साई चिन हो गया, ये शक्सकम वैली होगी जो पहले पाकिस्तान ने कब्जाया था। फिर 1963 में, यानी कि 62 में जो युद्ध हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया चाइना को। इट वाज लाइक कि कोई किसी एरिया को आपने डिस्प्यूटेड एरिया घोषित कर दिया, आपने क्लेम करके और ऑक्यूपाई करके, फिर उसमें ना तीसरी, मतलब ये तीसरी पावर हुआ ना चाइना, अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें, फिर उसको वहां पर ले आओ, जिससे कि ये जो क्लेम है ये और ज्यादा सुदृढ़ हो जाए। अब उसके लिए भी जरूरी हो जाए इस एरिया को एक्सेस करना, वो भी इसका लाभ उठा सके, और वो इसका लाभ उठाएगा तो ऐसे में इस देश के, पाकिस्तान के यहां, ठीक है, उसके क्लेम जो हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की रही है। अब किस बेसिस पर एक्चुअली चाइना ये कहता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहता है एंशिएंट एंड मिडीवल टाइम में ना हमारी डायनेस्टीज का पार्ट होता था अक्साई चिन।
आपको नहीं लगता ये एक्चुअली वाहियात सा लॉजिक है? कारण अब हम कहने लग जाएं कि अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो मिडीवल टाइम में ना कई ऐसे राज्य हैं जिनका एक्चुअली अफगानिस्तान तक का एरिया हमारा ही था, तो चलिए अफगानिस्तान, काबुल, ये सब हमारा ही है। पाकिस्तान बहुत हुआ टाइम, चलो अब हमारा ही है। उधर कंबोडिया में भी कुछ अवशेष हमें मिलते हैं, इंडोनेशिया में मिलते हैं, कुछ इंडियन ओशन के टापुओं पर मिलते हैं, वो भी सब हमारा है। तो यानी कि क्लेम का कोई बैकडेट, कोई कुछ एक तुक तो होना चाहिए ना, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज कीप ऑन इवॉल्विंग, नेचर ऑफ गवर्नमेंट कीप ऑन इवॉल्विंग। तो चाइना ऐसा कैसे कर पाता है? चाइना इसलिए कर पाता है क्योंकि चाइना कर सकता है। यह हकीकत है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। Whatever you can do, that is justified from realist perspective. Now, अब ब्रिटिशर्स ने बाउंड्री डिसाइड की थी, जो तिब्बत वाली बाउंड्री है, लद्दाख वाली बाउंड्री है। अब चाइना कहता है ब्रिटिशर्स ये तो इंपीरियल पावर थे, हम तो इंपीरियलिज्म में विश्वास ही नहीं रखते, तो इनकी बनाई हुई बाउंड्री को हम विश्वास नहीं मानते। और देखिए, मैंने कहा 1950 तक कोई दिक्कत नहीं, 52 में हार्ट चेंज हो रहा है। अब हार्ट चेंज क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं चाइना के। उस टाइम पर जो चाइना को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, उन्होंने सोचा था कि अगर ये एरिया, मतलब वो अक्साई चिन पार्ट को कह रहे थे ये अपना एरिया है, जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है हमारा, तो इसको कह रहे थे ये सदर्न, एक्चुअली तिब्बत का ही पार्ट है, एक्चुअली ये सदर्न पार्ट है तिब्बत का, तो ये भी हमारा है। तो ऐसा मत करने से मिलता क्या है, आप सोच रहे होंगे। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में वर्ड है जियो, यानी कि लोकेशन जो है स्ट्रेटेजिकली आपका स्टेटस इंप्रूव कर देती है, फिर आपकी वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी कि अक्साई चिन से फायदा इनको हो सकता है। अब जरा मैं कुछ और तथ्यों पर आपका खास ध्यान चाहूंगा। ये जिंगजियांग रीजन का नक्शा है, जो मैप है हमारे पास है 1930s का। इसके अनुसार ये कुनलुन आप देख रहे हैं, कुनलुन माउंटेन्स, ये जो देख रहे हैं, एक्चुअली इससे ऊपर एरिया को चाइना क्लेम कर सकता है अगर वो 1930s और वो कह रहा है इतिहास कि भाई ये हमारा था। क्योंकि भाई मिडीवल के बाद, अब मॉडर्न के हम नक्शा आपको दिखा रहे हैं, हम तो मॉडर्न का मैप दिखा रहे हैं, तो मॉडर्न का मैप अगर कह रहा है कि जिंगजियांग रीजन जो है उसका बाउंड्री ये कुनलुन माउंटेन है, तो आप मॉडर्न का मानोगे कि मिडीवल एंशिएंट का मानोगे? आप तो सबसे नए वाली बाउंड्री को मानोगे ना। तो सबसे नई वाली बाउंड्री तो ये थी आपकी, और आप क्लेम जो है काराकोरम पर कर रहे हो। तो इट्स लाइक काराकोरम वर्सेस कुनलुन। वो कह रहे हैं कुनलुन नहीं, काराकोरम। हम कह रहे हैं जरा कुनलुन देखो, ऊपर देखो, ये देखिए, ये है कुनलुन माउंटेन्स, ठीक है, और ये हिंदू कुश कुनलुन माउंटेन, ठीक है, पामिर नोट, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। और वो यहां के क्लेम, यहां के एरिया को क्लेम कर रहा है। ये देखिए, काराकोरम कुनलुन, गैप देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर इस गैप के हिसाब से भी ये वाला एरिया बैठ रहा है। भाई हम पहले तो कुनलुन मानो, इसके ऊपर का एरिया उनका, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी यहां क्यों? यही तो बात है ना, स्ट्रेटेजिकली वो इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। कैसे? 1952 में उन्होंने क्या करा, तिब्बत से, तिब्बत वाला एरिया, क्योंकि तिब्बत को तो कब्जा लिया था, राइट, तिब्बत से 3 रोड निकाली अक्साई चिन के तरफ। इसमें एक रोड बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाली रोड देखिए, ये G219 नेशनल हाईवे क्यों बनाया गया था? देखिए, कंट्रोल इज कनेक्टेड टू कनेक्टिविटी एक्चुअली, यानी कि अगर उन्हें अक्साई चिन से ऊपर जिंगजियांग रीजन में कंट्रोल रखना है और साथ में यहां पर तिब्बत वाले एरिया में कंट्रोल रखना है, तो ऐसे में उनको चाहिए रोड्स, जिससे अगर यहां पर रेबेलियन हो तो आसानी से फोर्सेस को मोबिलाइज किया जा सके, यहां पर रेबेलियन हो तो आसानी से फोर्सेस को मोबिलाइज किया जा सके। तो इस वजह से कनेक्टिविटी इज कनेक्टेड टू पावर, और ये उनकी स्ट्रेटजी थी। लेकिन अभी तक देखिए, हम बात जो कर रहे हैं, हम 1952 से 1958 के बीच की हलचल की बात कर रहे हैं। अभी 1962 नहीं आया है, ये रोड यहां पर बनाई गई है। अब ये वो समय था कि यहां पर एग्जैक्ट क्या चल रहा था उसके बारे में दिल्ली को भी पूरी तरह खबर नहीं थी। मैं किस वजह से बात कर रहा हूं? क्योंकि 1958 का जो लेटर हमें मिलता है उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी का, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि एक्चुअली ये जो एरिया है अक्साई चिन वाला, जो लद्दाख का पार्ट है, इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ही वॉज यूजिंग द वर्ड दैट लिटिल डाउट, उनको लिटिल डाउट था। लेकिन आपको ही लगता कि ये तो भाई लिटिल बात कर रहे हो, ये तो पूरा एरिया कब्जाने का प्लान था, राइट? क्योंकि 52 से 58 के बीच में ये रोड्स बन रही थी, और 62 में जो वॉर हुआ उसके बाद तो चाइना अब अक्साई चिन, यानी कि जहां पर LAC है, वहां तक आ गया था। तो उसके बाद तो इन्होंने पूरा एरिया ले लिया।
अब इसके बाद देखिए 1962 में ऐसा नहीं है कि वॉर केवल अक्साई चीन वाले एरिया पर हो रहा था, उधर अरुणाचल में भी हो रहा था। अरुणाचल में काफी अंदर तक आ गए थे इंडियन टेरिटरी में, तो उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इमेज को एक नया नैरेटिव देने के लिए चाइना ने कहा कि देखो हम बैकफुट पर आ रहे हैं अरुणाचल वाले एरिया में, हम चलिए मैकमोहन लाइन वाला जो एरिया है हम उसी के पीछे आ रहे हैं, लेकिन अक्साई चीन से पीछे नहीं जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक मैसेज देने का तरीका होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, देखो हम और आप तो समझते हैं क्योंकि हम सबसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा, लेकिन यूएस को क्या फर्क पड़ता है, स्वीडन यूरोपियन नेशंस को क्या फर्क पड़ता है, उनको तो मैसेज जाएगा अच्छा इन दोनों के बीच की लड़ाई थी, एक हिस्से से वो पीछे हट गया, अच्छा यानी कि चाइना ने इसको इस तरीके प्रोजेक्ट किया, देखो हम तो सोल्यूशन वाले लोग हैं, हम तो अक्साई चीन वाले देखो एरिया पर हम सॉल्यूशन चाह रहे हैं कि देखो ये एरिया हमारा है, और देखो अरुणाचल वाली एरिया जो हमारा है, मतलब वो खुद कह रहे हैं कि सदन तिब्बत का पार्ट है, उससे तो हम पीछे हट गए, देखो हम कितने पीस लविंग हैं। तो ये तरीके हैं चाइना के जो एक्चुअली ऐसा मैसेज देने के। अब जरा समझते हैं गेम थ्योरी है क्या, क्योंकि इसके थ्रू अब हम चाइना की चाल को समझेंगे, उनकी स्ट्रेटजी को समझेंगे, प्रेडिक्शंस जानेंगे कि कब वो अटैक करते हैं। देखिए गेम थ्योरी जो है यूज होती है टू अंडरस्टैंड आउटकम्स ऑफ अ गेम, स्ट्रेटजीज ऑफ अ गेम। मतलब क्या हुआ, किसी भी गेम में आप किस लिए गेम खेलते हो, भाई कुछ प्लेयर्स हैं, मोर देन वन प्लेयर हैं, और वो मोर देन वन प्लेयर कंपटीशन में है या फिर कॉन्फ्लिक्ट में है। जैसे इंडिया चाइना अगर हम गेम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि हम कॉन्फ्लिक्ट में हैं, कंपटीशन में हैं, और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करना, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना। भाई हर कोई यही चाहता है गेम में। अब गेम थ्योरी कहती है कि जो भी चाल दूसरा चलेगा ना उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, कारण क्योंकि आपको पता है ना कि भाई वो अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए करेगा। तो आप देख लो कि उसका गेन मैक्सिमाइज कहां हो सकता है, जिस केस में उसका गेम मैक्सिमाइज हो सकता है यानी कि वही चाल वो चलने वाला है। अगर कोई ऐसा काम चाइना कर दे जिससे उसको ज्यादा नुकसान होगा तो मुझे बताइए क्या वो ऐसा काम करेगा, नहीं करेगा। तो इस हिसाब से वी कैन प्रेडिक्ट राइट कि वो क्या करने वाला है। तो इसमें ना दो गेम होते हैं, दो टाइप होते हैं, जैसे दो टाइप में आपको समझा दूं यहां पर। एक है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम कहता है गेम थ्योरी में कि देखो अगर चाइना का कुछ भी फायदा हुआ यहां पर तो वो इंडिया का नुकसान माना जाएगा। जैसे अक्साई चीन में अगर 100 मीटर भी आगे आता है चाइना, वो इंडिया का नुकसान है कि नहीं, इंडिया का नुकसान है। अगर हम चाइना को 1 किलोमीटर 100 मीटर भी पीछे धकेलते हैं तो वो चाइना की मीडिया प्रोजेक्ट करेगी उनका नुकसान है कि नहीं। तो यानी कि क्या है, जीरो सम गेम है अगर हम अक्साई चीन वाले मुद्दे पर इंडिया चाइना को एनालाइज करें। वेरिएबल सम गेम कहता है कि देखो जो भी आउटकम हो आपका कलेक्टिवली फायदा या नुकसान होगा। यानी कि अगर अगर मान लीजिए किसी भी गेम में अगर दूसरा पार्टी कुछ जीतता है तो हो सकता है आपके भी फायदे का हो जाए। आपको क्या ऐसा कैसे हो सकता है, अगर दूसरी पार्टी को कुछ नुकसान हो तो आपको भी नुकसान हो सकता है। जैसे कि मुझे बताओ अगर कोई ऐसा देश है जिसमें अनस्टेबिलिटी के आसार हैं, ठीक है, और आपने वहां पर और अनस्टेबिलिटी करा दी। तो फॉर एग्जांपल म्यांमार है, तो म्यांमार में मान लो आपने मतलब वहां पर ऑलरेडी जुंटा गवर्नमेंट चल रही है, मिलिट्री गवर्नमेंट चल रही है, और मान लीजिए आपने सोचा कि भाई हमारे इंटरेस्ट खतरे में, चलो इनको ध्वस्त करते हैं, आपने ध्वस्त कर दिया। अब आप इसको उनकी हार मान रहे हो, अरे आपको भी तो नुकसान हो सकता है क्योंकि म्यांमार के बॉर्डर्स पोरस हैं इंडिया के साथ, इन्फिल्ट्रेशन इन नॉर्थ ईस्ट, तो उसकी हार के साथ आपकी भी कुछ ना कुछ नुकसान जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, नुकसान जुड़ा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं क्या, वेरिएबल सम गेम। जब दूसरे के नुकसान से आपको भी नुकसान हो तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल सम गेम, जब दूसरे के नुकसान से आपको फायदा हो तो उसको हम कहते हैं जीरो सम गेम। ये याद रहेगा आपको। अब चाइना की गेम थ्योरी समझते हैं कि चाइना कब ऐसा करता है। देखिए डेटा कहता है कि 1205 के आसपास इनकर्शंस हुए हैं 4 साल में, 4 साल का डेटा निकाले तो, और इस 4 साल में हमने देखा कि मोर देन 300 ऑन एन एवरेज अगर बताऊं, मोर देन 300 इनकर्शंस हुए हैं इंडिया की बाउंड्री में बाय चाइना पर ईयर, हर साल। अब इसमें भी एक एनालिसिस ये कहता है कि ज्यादा इनकर्शन चाइना अक्साई चीन वाले एरिया में कर रहा है, अरुणाचल वाले में नहीं। भाई कहीं ना करे, लेकिन कंपैरेटिवली वहां पर ज्यादा क्यों, तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस हो सकते हैं। जरा एनालाइज करते हैं कौन कौन सी लोकेशंस। देखिए ये कुछ लोकेशंस है जहां पर इनकर्शंस होते हैं, और इन लोकेशंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये है आपका ये नदन वाला सेक्टर जिसको हम वेस्टर्न सेक्टर कह रहे हैं, ये मिडिल सेक्टर है, और ये आपका ईस्टर्न सेक्टर हो गया, अरुणाचल वाला सेक्टर हो गया, राइट। अब बात ये है कि इसमें कुछ रेंडमनेस नहीं है, देयर इज अ पैटर्न देयर। पैटर्न देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो चाइना तब ज्यादा इंकर्शंस करता है, हमले करता है अंदर, जब हम क्वाड जैसे इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन होता हुआ देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ऐसे में चाइना
ये मैसेज देना चाहता है यूएस को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को कि जिसको तुम हमारे सामने खड़ा कर रहे हो ना एज काउंटर, एज अ रीजनल पावर, वो अपनी ही जगह नहीं बचा सकते हमसे। ये मैसेज देने के लिए वो इंकर्शंस करता है, हैवी ट्रूप डिप्लॉयमेंट करता है। इकोनॉमिक, जैसे अगर अक्साई चीन में इंकर्शन करेंगे तो जिससे वो परमानेंटली इसको अपने अंडर लेना चाहते हैं और उससे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स लेना चाहते हैं वाया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू वो कहां चले जाएंगे, वो इस अरेबियन सी वाले एरिया में चले जाएंगे, इंडियन ओशन में जा सकते हैं, और उधर वो साउथ चाइना सी वाला एरिया, ईस्ट चाइना सी वाला, उधर हम काउंटर करने लग रहे हैं क्वाड के थ्रू, उधर ऑकस के थ्रू, राइट, उधर उनकी समस्याएं चल रही हैं। तो ऐसे वो चाहते हैं कि अगर कभी भी भविष्य में लड़ाई के समय पर अगर वहां से कुछ ब्लॉकेज हो ट्रेड को, तो ये वाला एरिया जो है एज एन अल्टरनेटिव खुला रहे। साथ में चाइना का फोकस है कि उसका जो ईस्टर्न सेक्टर है, ये जिंगजियांग वाला जो सेक्टर है, इस सेक्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए भी ट्रेड रूट डेवलप करने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से वो यहां पर बार बार इंकर्शंस करके अपनी परमानेंट स्टेटस दिखाना चाहता है। पावर गैप, मैंने बताया कि भाई वो इसलिए कर रहा है क्योंकि गैप, जब भी अगर ये मैसेज जाएगा कि इंडिया इज वीक, तो इसका फायदा चाइना उठाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इंडिया के पास क्या चॉइस है कि हमें स्ट्रेंथन होना होगा, इकोनॉमिकली भी, मिलिट्रीली भी। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जब चाइना के अंदर की जो पॉलिटिक्स है अगर वो वीक होती है, जब सेंटिमेंट अगेंस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वीक होता है, समझ लेना कि अब जो है बॉर्डर पे हलचल होने वाली है, क्योंकि इसके थ्रू वो लोगों में हाइपर नेशनलिज्म का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये भारतीय अंदर आ रहे थे, हमने धकेल दिया, हम जीत गए, तो इससे जनता को लगता है अरे क्या बात है, शी जिनपिंग, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, बस आप ही हो। इंडियाज मूव ऑन आर्टिकल 370, इसकी वजह से वो इनसिक्योर हो गए, क्योंकि आर्टिकल 370 पर जब ने स्टेटस चेंज किया, JNK, यूटी, लद्दाख, यूटी, यानी कि यूनियन का इंटरवेंशन डायरेक्ट होगा, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो ऐसे में अब उनको लगा कि भाई नेक्स्ट स्टेप जो है, कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं POK है, नेक्स्ट स्टेप जो है, अब जो आपका अक्साई चीन है, अक्साई चीन के पैरेलल हमने एक रोड कंप्लीट करी है पिछले साल, और जैसे ही रोड कंप्लीट करी फिर उनको हलचल होने लगी कि यार ये, यानी कि दे आर गोइंग टू ऑल्टर द स्टेटस को। तो रीजंस आपको पता है, एक तो पाकिस्तान, इकोनॉमिक रीजंस हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और अगर भारत वहां पर और ज्यादा अपने आप को स्ट्रेंथन करता है तो उसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है हम पर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो इस वजह से भी वो ऐसा करता है, दे आर लिटिल वरीड, क्योंकि शी जिनपिंग इसको अपनी लेगेसी मानते हैं। तो इंडिया रोड मैंने आपको बताया, तब वो इनसिक्योर हो गए कि अच्छा, मतलब यानी कि रोड बनाई है तो यानी कि आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। जैसे दौलती बेग ओल्डी, ये मतलब ये समझ लीजिए कि हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट एयर बेस है, मतलब हाइट पर, तो क्रिटिकल है ये लोकेशन। तो चाइना चाहता है कि इस लोकेशन के आसपास उसका हैवी ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो और भारत की जो रोड है वो यहां पर सपोर्ट ना प्रोवाइड कर सके, ये इनका तरीका है। तो कंक्लूजन के तौर पर हमें ये समझ में आया कि देखो दोनों ही वन ऑफ दी यू कैन से पॉपुलस नेशंस हैं, मतलब दोनों ही पॉपुलस नेशंस हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी इज कनेक्टेड टू चाइना एंड इंडिया बोथ। तो अगर दोनों वॉर पे जाते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी को इंपैक्ट तो होगा। इसी वजह से जो आज मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, इस पर जो रिसर्च है वो मल्टीपल नेशंस के रिसर्च टैंक्स ने की है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि देखना चाहते हैं चाइना और इंडिया के कैसे डायनेमिक्स चेंज होते हैं और उस पर क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पर वर्ल्ड की। तो हमें एक बात पता है कि देखो माइट इज राइट, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, राइट, और रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि आपको वर्स्ट केस सिनेरियो को समझकर चलना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ के अलावा आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ यूएस और अदर नेशंस। नाउ टुडेज क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया चाइना बॉर्डर, साउथ टू नॉर्थ आपको इसको अलाइन करना है। ध्यान से सुनिए, इस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, मतलब जो लोकेशन चर्चा में है ना, मतलब ऐसा दिमाग में बैठा लीजिए कि हम तो वहां पर घूम के आए हैं, भले आप नहीं गए हैं वहां पर, ठीक है। तो देखिए, सियाचिन ग्लेशियर, गालवान, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग लेक। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, साउथ से नॉर्थ लगाने की पूछ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा लोकेशंस का, मैप देख लीजिएगा। एनालाइज चाइनीज इंकर्शंस इनटू इंडियन टेरिटरी फ्रॉम गेम थ्योरी पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है गेम थ्योरी पर्सपेक्टिव से आप बता सकते हैं, क्योंकि गेम थ्योरी क्या कहती है ये पता है आपको, और ऐसे में स्ट्रेटेजिकली चाइना क्यों कर रहा है और कब कब करता है, ये चीजें भी आपको पता है। इसी बात को आपको इस आंसर में फ्रेम करना है। आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस अब आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।